हेलो इन्वेस्टर्स, यह है अमित। आपकी और मेरे जैसा एक यंग इन्वेस्टर्स जो काफी एक्साइटेड आप देख रहे हो। लेकिन एक्साइटेड क्यों है? क्योंकि अभी अभी इसने एक ट्रेड लिया है। पहला ट्रेड था, काफी अच्छी खुशी क्योंकि प्रॉफिट हो गया। लेकिन जब इसने अपना अकाउंट का स्टेटमेंट चेक किया तो वहां पर एक अजीब सी डिडक्शन देखी। वो क्या थी? वो थे डीपी चार्जेस। अब इसके मन में सवाल आ रहा है कि यार मैंने तो ब्रोकर को ब्रोकरेज दे दिया ना, फिर ये डीपी चार्जेस क्या कट हुए? क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीपी चार्जेस के बारे में। आप सभी को पता है, जब भी आप शेयर्स को सेल करते हो तो आप ना एक हिडन चार्जेस पे करते हो। वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट आपके प्रॉफिट को इम्पैक्ट करता है। अब वो होता क्या है वो समझते हैं। अब आप मान लीजिए आपने कोई शेयर 100 रुपए पर बाई किया और 200 पर सेल कर दिया। 95 वो शेयर की क्वांटिटी आपने ली थी। अब ब्रोकरेज कैलकुलेट करते हैं। 28 रुपए 50 पैसे तो आपका ब्रोकरेज लग गया। उसके अलावा 60 रुपए के आसपास आपके कुछ हिडन चार्जेस लगे हैं। तो आपकी ये तो समझ में आ गया कि यार 28 रुपए तो मैंने ब्रोकरेज पे कर दिया, लेकिन ये एक्स्ट्रा चार्जेस किस बात के हैं? अब आप उस पर नजर डालते हो तो यहाँ पर आप देखते हो कि मोटा मोटा एसटीडी सीटीडी वो तो गवर्नमेंट के पास गया। उसके अलावा जो सबसे बड़ा मोटा चार्जेस आपको दिखेगा 20 रुपए डीपी चार्जेस ही कट हुए हैं। तो आपके माइंड में तो आया होगा इतनी बड़ी रकम आखिर कट कैसे हुई। तो इस वीडियो के अंदर अपन यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये डीपी चार्जेस होते क्या है, इन्हें कौन चार्ज करता है आपसे। दूसरी बात, अगर वो आपसे कोई चार्ज कर रहा है तो वो आपसे चार्ज क्यों करते हैं, कब आपके डीपी चार्जेस कट होते हैं। अगर अगली बात, कितना डीपी चार्जेस आपसे लिया जाता है। डीपी चार्जेस में जेंडर बेस्ड डिफरेंस क्या है, यानी कि आगे अपन पढ़ेंगे लड़कियों से थोड़ा अलग अमाउंट लिया जाता है, लड़कों से थोड़ा अलग अमाउंट लिया जाता है। तो ये जेंडर डिफरेंस क्या है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे कि कौन से प्रैक्टिकल वेज है जिसकी वजह से आप डीपी चार्जेस को थोड़ा सेव कर सकते हो, थोड़ा बचा सकते हो, उनके बारे में जानेंगे। देन लास्ट में जो भी मिसकंसेप्शन है डीपी चार्जेस के बारे में, उनको अपन डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आखिर डीपी चार्जेस होते क्या है। तो देखो, ये एक ट्रांजेक्शन फीस होती है जो तब लगती है जब आप अपने शेयर्स को सेल करते हो। ठीक है, अभी लगती क्यों वो समझाता हूं मैं आपको। आप जब भी ब्रोकर से कोई शेयर बाय करते हो तो वो ब्रोकर ना आपके शेयर्स को एक जगह रखता है। मान लो ये वो जगह है जहां पे आपका ब्रोकर आपके शेयर्स को रख रहा है। तो आपके शेयर्स को इस जगह रखने के लिए ब्रोकर आपसे एक फीस चार्ज करता है, जिसे अपन डीपी चार्जेस कहते हैं। समझ गए? इस चार्ज का एक हिस्सा तो ब्रोकर खुद रखता है और एक हिस्सा उस संस्था के पास जाता है जहां आपके शेयर्स रखे हुए हैं। सिंपल भाषा में समझो आप तो। एक चीज आप याद रखना कि डीपी चार्जेस तभी लगते हैं जब आप शेयर्स को सेल करते हो। बाय करते टाइम आपको कोई भी डीपी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। देन ये एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, ये कभी चेंज नहीं होता। हालांकि अलग अलग ब्रोकर का अलग अलग अमाउंट हो सकता है, पर आगे बात करेंगे। लेकिन ये फिक्स अमाउंट होता है, कभी भी चेंज नहीं होता। मान लीजिए आपने अपना अकाउंट जेरोदा में खुलाया है या फिर अपस्टॉक्स में खुलाया है, तो वहां पर डीपी चार्जेस फिक्स रहते हैं पर्टिकुलर। जब तक उनका कोई नया अपडेट नहीं आता या फिर उनकी तरफ से कोई नए चेंजेस नहीं आते, तब तक डीपी चार्जेस एकदम फिक्स रहते हैं। ओके, तो हमने ये समझ लिया कि डीपी चार्जेस होते हैं क्या है। अब बात करते हैं कि आखिर डीपी चार्जेस को चार्ज कौन करता है। तो इसके लिए अपने को सबसे पहले डीपी चार्जेस की फुल फॉर्म समझनी पड़ेगी। डीपी यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब यहाँ पर दो वर्ड है, एक है डिपॉजिटरी और एक है पार्टिसिपेंट। इन दोनों का मतलब समझते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं डिपॉजिटरी क्या होती है। तो देखो, जब भी आप किसी शेयर्स को बाय करते हो ना किसी भी ब्रोकर के थ्रू, तो ब्रोकर उस शेयर्स को किसी संस्था या डिपॉजिटरी पे सेव रखता है। इंडिया में दो डिपॉजिटरी याद रखना, एक है एनएसडीएल और दूसरी है सीडीएसएल। आपका चाहे ब्रोकर कोई भी हो, इन दो में से किसी एक के साथ कनेक्ट होगा और आपके शेयर्स को इन दो में से एक जगह वो सुरक्षित रखता है, सेफ रखता है। जैसे मैं एंजल वन यूज करता हूं, तो जो मेरा ब्रोकर है वो शेयर्स को सीडीएसएल में रखता है। तो इसके लिए एंजल वन मुझसे कुछ चार्ज करता है, तो उन्हीं चार्जेस को कहते हैं डिपॉजिटरी चार्जेस। दूसरी बात आती है पार्टिसिपेंट। अब पार्टिसिपेंट कौन है? तो देखो, पार्टिसिपेंट वो ब्रोकर है जो आपसे चार्ज कर रहा है। जो भी आप ब्रोकर यूज कर रहे हो, मैंने बताया मैं एंजल वन करता हूं, हो सकता है आप कुछ और करते हो, जेरोदा करते हो, अपस्टॉक्स करते हो, 5 पैसा करते हो। तो वो ब्रोकर जो आपसे चार्ज ले रहा है वो होता है पार्टिसिपेंट। ये दोनों मिलकर आपसे कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं, तो वही होता है डीपी चार्जेस। हमने समझ लिया कि डीपी चार्जेस होते क्या है। उसके बाद हमने देखा कि आखिर आपसे कौन डीपी चार्जेस ले रहा है। बट अब सवाल आता है कि आखिर आपसे डीपी चार्जेस लेते क्यों है। तो इसका सिंपल सा जवाब है, डिपॉजिटरी जो भी होती है वो आपसे डीपी चार्जेस रखती है आपके जो शेयर्स है उसको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। ठीक है, देन बात आती है ब्रोकर की। तो ब्रोकर कहता है कि हम साहब आपके ट्रांजैक्शन के रिलेटेड जो भी प्रोसेस है उसको करने के लिए आपसे डीपी चार्जेस रखते हैं। इनका सिंपल फंडा है,
अब हम बात करते हैं कि कब आपसे डीपी चार्जेस लिया जाता है और कब आपसे डीपी चार्जेस नहीं लिया जाता। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डीपी चार्जेस आपसे कब लिए जाते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप अपने डीमेट अकाउंट से किसी भी शेयर्स को सेल करते हैं तब आपसे डीपी चार्जेस लिए जाते हैं, बाय में नहीं ले जाते, वो आगे अपन डिस्कस करेंगे। देन आप अपने शेयर्स को किसी भी एक डीमेट अकाउंट से दूसरे डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करते हो तब भी आपसे डीपी चार्जेस लगते हैं। थर्ड, अगर मान लो आपके पास कोई डीमेट अकाउंट और आपने उसे क्लोज कर दिया है, उस केस में अगर आप अपने जो भी शेयर्स है किसी भी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हो तब आपसे डीपी चार्जेस लिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि डीपी चार्जेस आपसे कब लगते नहीं है। ये पॉइंट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि कब उनके डीपी चार्जेस कट नहीं होते, उनके मन में मिथ रहती है। तो देखो, जब भी आप शेयर्स को बाय करते हो ना, उस टाइम आपसे नहीं ले जाता है कभी भी डीपी चार्जेस। दूसरा, जब भी आपसे बोनस या फिर डिविडेंड शेयर रिसीव होते हैं तब आपसे डीपी चार्जेस कभी भी नहीं लिया जाता। ओके, देन लोन के टाइम भी आपसे कभी भी डीपी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इंट्राडे जो भी ट्रेड्स होते हैं, एफएनओ होते हैं, वहां कभी भी आपका डीपी चार्जेस अप्लाई नहीं होता। तो ये आपके लिए पॉजिटिव हो सकती है। जो भी ट्रेडर्स है तो उनके लिए ये तो पॉजिटिव न्यूज है, वो आप सबको पता होगा बेसिकली वैसे भी। ओके, अब आती है मेन बात कि आखिर कितना आपसे डीपी चार्जेस लिया जाता है। तो देखो, मैंने ऑलरेडी बताया कि अलग अलग ब्रोकर आपसे अलग अलग चार्ज करते हैं। तो आपका जो ब्रोकर है उसका हो सकता है अलग चार्ज हो, मैं जो यूज करता हूँ अलग चार्ज हो सकता है, कोई तीसरा पर्सन यूज करता है उसका अलग चार्ज हो, फिक्स नहीं होता। बट अपन एक एनालिसिस लेके चलते हैं कि आखिर जो चार्ज आपसे लिया जाता है वो होता कितना है। मैं एंजल वन की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं यूज करता हूँ तो मैं बता सकता हूँ आपको। हालांकि अगर आपको एंजल वन में डीमेट अकाउंट खोलना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसका यूज इजिली कर सकते हैं। तो एंजल वन में मेरे से 20 रुपए प्लस जीएसटी डीपी चार्जेस लिए जाते हैं। अब वो लिए क्यों जाते हैं वो आपको डिटेल वाइज समझाता हूँ। अब एंजल वन ने मेरे से 20 रुपीज लिए जो डीपी चार्जेस। होता क्या है कि मेल और फीमेल के लिए डीपी चार्जेस मोस्टली ब्रोकर्स के अलग अलग होते हैं, उसके पीछे रीजन तो कुछ खास नहीं, आगे बात करेंगे, बट अलग अलग होते हैं। अब जो एंजल वन ने मेरे से 20 रुपीज लिए उसका कुछ हिस्सा वो सीडीएसएल को देता है, 3.5 रुपये, अप्रोक्स 3.5 रुपीज। देन बाकी जो पैसे बचे 20 रुपीज में से वो एंजल वन खुद रखता है, यानी कि 16.5 रुपीज वो खुद रखता है। उसके अलावा 18% जीएसटी लगती है। सो टोटल मेरे डीपी चार्जेस हुए 23.5 रुपीज के अप्रोक्स। बट याद रखना, डीपी चार्जेस आपको सिर्फ एवरी सेल पे देने पड़ते हैं, यानी कि आप अगर कोई बार बार सेल कर रहे हो अलग अलग स्टॉक को, तो आपको डीपी चार्ज अलग अलग देने पड़ेंगे, आगे बात करेंगे इनके बारे में। देन आपका ट्रांजेक्शन की क्वांटिटी कितनी हो वो मैटर नहीं करती, चाहे आपके स्टॉक्स की क्वांटिटी 1 हो चाहे 1000 हो, या आपका ट्रांजेक्शन 1 लाख का हो 2 लाख का हो, डीपी चार्जेस फिक्स रखने वाले हैं। ठीक है, इतनी बात अपन याद रखो, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। हमने अभी तक समझ लिया है कि आखिर डीपी चार्जेस होते क्या है, कौन आपसे बाय कर रहा है, आखिर वो क्यों चार्ज करते हैं। मोटा मोटा देखा जाए तो डीपी चार्जेस का प्राइस क्या होता है वो हमने समझ लिया। अब प्रैक्टिकल लाइफ में देख लेते हैं कि कैसे आपके अकाउंट से डीपी चार्जेस कट होते हैं और कितना ट्रांजेक्शन आपको पे करना होता है। मान लो एक पर्सन है, इस पर्सन का नाम है राहुल। अब राहुल ने किसी कंपनी में, मान लेते हैं टीसीएस में, राहुल ने 150 स्टॉक बाय कर रखे हैं। ठीक है, दूसरी कंपनी रिलायंस में भी राहुल ने अप्रोक्स 150 स्टॉक बाय कर रखे हैं। क्वांटिटी में अनुमान लगा रहा हूँ, हो सकती है क्वांटिटी 200 हो, 400, कुछ भी हो सकती है। अब एक दिन सोमवार की सुबह 10 बजे राहुल ने टीसीएस में अपने जो 100 स्टॉक्स थे वो सेल कर दिए। तो उस पर उसको कितना पर डीपी चार्जेस देना होगा वो कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने बताया कि उसकी क्वांटिटी चाहे कितनी हो फर्क नहीं पड़ता, उसने एक बार सेल किए हैं तो उसके डीपी चार्जेस लगेंगे यहाँ पे 20 रुपीज। ठीक है, अब राहुल क्या करता है कि सेम डे, जिस दिन उसने टीसीएस के शेयर को सेल किया था, सेम डे 10 बजे उसने टीसीएस के शेयर को सेल किया। 12 बजे के आसपास वो क्या करता है कि रिलायंस के भी 50 शेयर्स को सेल कर देता है। अब रिलायंस के 50 शेयर सेल किए, मैंने बताया कि ट्रांजेक्शन लिमिट कितनी हो, क्वांटिटी कितनी हो, डीपी चार्जेस फिक्स होंगे। कितना रुपये उसको लगा, 20 रुपये उसके डीपी चार्जेस लगे हैं। अब तक उसके 40 रुपये डीपी चार्जेस लग चुके हैं। बट राहुल दोबारा क्या करता है, रिलायंस के ही 50 शेयर और सेल कर देता है। इस बार याद रखना, राहुल को दोबारा चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। अब वो क्यों जरूरत नहीं है उसकी बात करते हैं। देखो इन्वेस्टर्स, होता क्या है कि सेम डे पर सेम शेयर्स को सेल करने पर एक ही बार डीपी चार्जेस देना होता है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे शेयर्स को सेल कर रहे हो तो आपको डीपी चार्जेस अलग अलग देना होगा। यहाँ पर जो राहुल है उसने 3 बार ट्रांजेक्शन किया, 3 बार सेल किए। एक बार टीसीएस के 100 शेयर सेल किए थे, दूसरी बार उसने रिलायंस के 50 शेयर सेल किए, तीसरी बार भी उसने रिलायंस के 50 शेयर सेल किए। उसने 3 बार ट्रांजेक्शन किया। लेकिन हुआ क्या है कि राहुल ने सेम कंपनी के शेयर्स को सेम डे 2 बार सेल किया है, तो वहां पर उसको एक डीपी चार्जेस देना होगा। आई होप आप ये समझ चुके हो।
अब बात आती है कि आप डीपी चार्जेस को मिनिमाइज कैसे कर सकते हो, क्योंकि देखो एक चीज आपको याद रखनी होगी कि डीपी चार्जेस को आप कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते, ये तो आपके लगनी ही है। हाँ, उसे मिनिमाइज कर सकते हो, उसे कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो उसके अपन समझते हैं। आपको क्या करना है कि जो स्मॉल ट्रांजेक्शन है ना उसे अवॉइड करना है। कई लोग क्या करते हैं कि सेम डे पर अलग अलग शेयर्स को सेल कर देते हैं, कभी वो एक क्वांटिटी सेल कर दी, कभी 2 क्वांटिटी सेल कर दी। तो इसको आप अवॉइड करो, क्योंकि आप पे डीपी चार्जेस तो वही लगने वाले हैं जो कि आप 100 क्वांटिटी सेल कर देता वो लगते। तो उस चीज को आपको अवॉइड करना है। दूसरी चीज जो आपको अवॉइड करनी है कि आप जब भी अपना ब्रोकर सेलेक्ट करो ना, उस समय आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप सब जानते हो 2 टाइप के ब्रोकर होते हैं। एक होता है फुल टाइम सर्विस ब्रोकर, एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर। तो मोस्टली कंपैरिजन पर देखें तो जो फुल टाइम सर्विस ब्रोकर हैं उनमें ना डीपी चार्जेस हाई होते हैं, लेकिन जो डिस्काउंट ब्रोकर है वहाँ डीपी चार्जेस आपको कम मिलेंगे। जैसे कि एंजल वन हो गया, जेरोदा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, तो इनमें डीपी चार्जेस अगर अपन फुल टाइम सर्विस ब्रोकर से कंपेयर करें तो कम देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको इनमें डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे इजिली देख सकते हैं। ओके, एक तीसरी चीज जो मैं आपको यहाँ पे ये दूंगा कि आप ना रेगुलरली जो अपना डीमैट अकाउंट का स्टेटमेंट है वो चेक करते रहना। वो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका जो डीपी चार्जेस वो का टू है, जिससे आपको नॉलेज होगी। देन फ्यूचर में आप ना कभी भी सेल करते टाइम सोचोगे कि यार अभी मुझे सेल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक शेयर सेल करूं ना करूं, तो इसके बारे में आप अवेयर हो जाओगे। ये कुछ टिप्स है जिससे आप डीपी चार्जेस को सिर्फ मिनिमाइज कर सकते हो। अगर आपके मन में मिथ है कि आप कंप्लीटली उसे अवॉइड कर दोगे, तो ऐसा तो सिंपल होने वाला नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो मिसकंसेप्शन है जो डीपी चार्जेस के बारे में मार्केट में चलते रहते हैं उनके बारे में, एक और इनके बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक ट्रेडर हो या फिर एक इन्वेस्टर हो तो इन चीजों के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। तो पहली जो गलतफहमी है मार्केट में चलती रहती है कि जो डीपी चार्जेस है वही ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं, बट ऐसा नहीं है। ब्रोकरेज चार्जेस अलग चार्ज होते हैं, डीपी चार्जेस अलग चार्ज होते हैं। ठीक है, ये आप सबको क्लियर हो जाना चाहिए। देन बात आती है कि डीपी चार्जेस हर ट्रांजैक्शन पर अप्लाई होते हैं। बिल्कुल नहीं, हर ट्रांजैक्शन पर नहीं होते, सिर्फ सेल के टाइम ही होते हैं। और सेल के टाइम कब होते हैं वो हमने बता ही दिया। फिर एक गलतफहमी लोगों के माइंड में है कि डीपी चार्जेस फिक्स होते हैं। देखो वैसे तो फिक्स होते हैं, लेकिन अलग अलग ब्रोकर्स के डीपी चार्जेस अलग अलग हो सकते हैं, इसके बारे में आप सब जानते हो। चौथी चीज है, सॉरी यहाँ पे कोई मिस टाइपिंग हुआ है, यहाँ पे था कि इज पॉसिबल टू अवॉइड डीपी चार्जेस, बट ऐसा है नहीं। डीपी चार्जेस कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते आप। हाँ, उन्हें मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो अपन ने देख लिया है। ठीक है, तो आई होप डीपी चार्जेस का एक एक डाउट कि डीपी चार्जेस होते क्या है, कौन आखिर आपसे डीपी चार्जेस लेता है, क्या आप उसे अवॉइड कर सकते हो, आपसे कितना डीपी चार्जेस लिया जा रहा है, ए टू जेड आपको डीपी चार्जेस के बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना। देन बाकी अगर आपके मन में अभी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए पूरी तरह से ओपन है, मैं पक्का वहां पर आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।